नमस्कार दोस्तों। पिछले एक एपिसोड में आप श्याम पालीवाल जी से मिल चुके हैं, हमारे मैनेजमेंट गुरु, एंड बहुत सारी बातें उन्होंने आपको बताई थी और मैंने बहुत सारे सवाल उनसे पूछे थे, उन्होंने उसका जवाब दिया था। शायद वो आपके सवाल थे जो मेरे माध्यम से उन तक पहुंचे थे। उन्होंने मुझसे बहुत जिद की है कि आपने मेरे से सवाल पूछे हैं तो कुछ सवाल मुझे भी आपसे पूछने हैं। तो आज मैं आज के एपिसोड में उनको पूरा मौका देता हूं कि वो मुझसे जो पूछना चाहें पूछें, और मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जानते हुए, बिना गीता पे हाथ रखे हुए, जितना सच बोल पाऊंगा मैं आपके सामने बोलूंगा। तो मैं माइक उनको देता हूं कि वो मुझसे जो चाहे वो सवाल पूछ सकते हैं। श्याम पालीवाल। शुक्रिया करगती साहब। और मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ और मैं जानता हूँ कि आप सच ही बोलते हैं तो सच बोलेंगे। मुझे ये सवाल और ये सोचने का मौका कि मुझे आपसे सवाल पूछने चाहिए, वो इसलिए आया क्योंकि मैंने कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स को देखा है, समझा है, कई रिश्तेदारी में हैं, कोई मेरे दोस्त हैं, और मुझे आप में कुछ एक यूनिक अप्रोचेस और थॉट प्रोसेसेस देखने को मिले, और इस वजह से ये क्वेश्चंस उसी में से निकल के आए हैं। और मैं जानना चाहूँगा आपके दर्शकों के बेनिफिट के लिए कि आप उनसे शेयर करें कि आपके वो थॉट प्रोसेस कैसे हैं। तो आपके लिए एक अच्छी जिंदगी का मायने क्या है? पालीवाल जी, ये पहला ही सवाल आपने बड़ा मुश्किल पूछ लिया। अच्छी जिंदगी, हमारी बहुत लंबी उम्र गुजार चुके हैं, हम दोनों ही गुजार चुके हैं। जब हम +50 पे आते हैं तो हम पीछे देखते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं जब बचपन में इसके बारे में सोचता था तो मैं सोचता था कि एक बहुत अच्छी सी नौकरी हो, एक सुंदर सी पत्नी हो, कुछ सुंदर से बच्चे हों, अच्छे से बच्चे हों जो काबिल हों, और एक अच्छी सी गाड़ी हो, कुछ रहने लायक अच्छा घर हो। बस यही एक जिंदगी अच्छी होने का मतलब है। लेकिन आज के इस जंक्शन पे आके, जबकि हम 50+ पे रन कर रहे होते हैं और हमको जिंदगी का दूसरा किनारा थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है, तो तब हम इसको नए सिरे से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि असल जिंदगी क्या है, अच्छी जिंदगी क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई कहता है कि शांति में जिंदगी है, कोई कहता है खुशी में जिंदगी है, कोई कहता है कि बस नाचते गाते रहो, गुनगुनाते रहो, यही जिंदगी है। लेकिन मुझे लगता है इन सब चीजों में तो जिंदगी है, लेकिन सबसे अच्छी जिंदगी वो है कि जिससे हम शाम को जब बिस्तर पे जाएं तो हमें एक संतुष्टि हो कि हमने आज का दिन बहुत अच्छे तरीके से गुजारा। अब इसका बहुत लंबा मतलब है कि पहली बात, जो जिम्मेदारी हमको दी गई है उस काम को हमने अच्छे से किया। जिस जगह पर हम बैठे हैं, जो भी इतनी बड़ी जिंदगी में हमने कुछ पाया है, तो उसमें हमारे को कुछ अधिकार मिलते हैं, कुछ कर्तव्य मिलते हैं, कुछ काम करने लायक हम लोग होते हैं, कुछ अच्छे काम करने लायक होते हैं, कुछ किसी को मदद करने लायक होते हैं। अगर हम उनमें से कुछ अच्छा कर सकें, कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट करके किसी दूसरे की जिंदगी को अच्छा कर सकें, किसी समाज में कुछ अच्छा ला सकें, तो मुझे लगता है कि उससे अच्छी जिंदगी कुछ नहीं है। बिल्कुल, सवाल अभी काफी बाकी हैं करगती साहब, और बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया उसका कि हम किसी के लिए कुछ कर पाए। जिंदगी में कुछ पड़ाव आए होंगे जो जिंदगी को एक नए मायने दिए होंगे उसने, और उसकी बहुत बड़ी अहमियत होगी आज जो भी आप हैं और जो भी आप कर पाए हैं और अचीव कर पाए। तो वो क्या है दो ऐसे बड़े पड़ाव? दो ऐसे जंक्चर, ऐसे दो पड़ाव जिंदगी के मुझसे पूछे गए हैं कि जिनसे मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। मेरे पिताजी एक इंटर स्कूल में टीचर थे और उन्होंने मुझे बहुत कुछ प्रेरणा दी करने के लिए। और उस जमाने में, मैं 70s की बात कर रहा हूँ, तो केवल मतलब एक अच्छी जिंदगी जीने का एक ही रास्ता था कि आप किसी अच्छे स्कूल से कुछ अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे नंबरों के साथ
कुछ कर पाए तो आप इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस जो चाहे बन सकते थे। आज का थोड़ा सा बदल गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था तो सबसे पहले मैं मेहनत से पढ़ता था, अच्छे नंबर लाता था, वो सब ठीक है, लेकिन 8th क्लास में मैंने अपने पूरे स्कूल में जहां मतलब 1250 बच्चे पढ़ते थे उनमें सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे आए और मुझे उसके लिए अवार्ड दिया गया। प्रिंसिपल साहब ने मेरी बड़ी प्रशंसा की, मंच से मुझे गोदी में उठा के सबको दिखाया कि साहब इस बच्चे के मार्क्स आप सब लोगों में सबसे ज्यादा हैं और ये अप्रिशिएट करने लायक है। तो मैं जब घर पहुंचा और मैं इसका थॉट प्रोसेस शुरू हुआ तो मुझे लगा कि यार वाकई मैंने कोई ऐसा काम तो जरूर किया है कि 1250 बच्चे कोई कम नहीं होते हैं। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स थे। और उस दिन मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थॉट मेरे मन में आया कि मैं जो चाहे वो बन सकता हूँ। और वो मोटिवेशन जब मैंने 9th क्लास में डिसीजन ले लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है तो मैं बहुत आसानी से 12th करने के बाद इंजीनियरिंग में गया और 4 साल में मैंने इंजीनियरिंग पास करी और उसके बाद अब तक मैं इंजीनियरिंग का वर्क कर रहा हूँ। और ये मेरा पहला टर्निंग पॉइंट मैं मान सकता हूँ लाइफ का। इसके बाद मैं असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे, एक क्लास 2 ऑफिसर के तौर पे मैं सरकारी विभाग में लग गया। लेकिन मैंने ये देखा कि एक क्लास 2 ऑफिसर को इतनी पावर्स नहीं होती हैं कि वो जिन चीजों को सही समझता है उनको वो अपने मन से या अपने मोटिवेशन से, अपने तरीके से कर सके, वो नहीं कर सकता क्योंकि उसको बहुत सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। जब मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना, आई बिकेम क्लास 1 ऑफिसर, तो आई हैड सम फाइनेंशियल पावर्स, सम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स अलोंग विद द एग्जीक्यूशन पावर्स। तो मैंने अपने डिवीजन में जहां पर मैं पोस्टेड था मतलब वो काम मैं कर पाया जो मैं बहुत सालों तक सोचता रहा मैं कर नहीं सका था, कि मैंने 1 साल 365 दिन के अंदर मेरे एरिया में जहां की पर डे 1-2 ब्रेकडाउन हुआ करते थे, 365 लॉन्ग डेज में पूरे समय में, पूरे साल में एक भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ। आप कहेंगे कि ये कोई जादू था, ये बिल्कुल जादू नहीं था। टेक्निकल चीजें भी अपने उसी तरीके से चलती हैं जैसे कि कोई भी मैकेनिकल चीज, साइकिल में आप पहिया पेडल मारते हैं तो साइकिल चलती है। ऐसा क्या है जो आपको ड्राइव करता है और जो बहुत सारे और जगह पे हमें बहुत कम देखने को मिलता है? आप में ऐसा क्या सोच है जो आपको ड्राइव करती है कि मुझे ये करना चाहिए और मुझे इसको करके दिखाना चाहिए? पालीवाल जी, आप बड़े टेक्निकली बड़ी डीप क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे हैं। मैं इतना डीप सोचता नहीं हूँ किसी चीज के बारे में। मैं क्योंकि बेसिकली थोड़ा सा साहित्य से, थोड़ा म्यूजिक से, थोड़ा कविता से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं चीजों को शिद्दत से महसूस करता हूँ, मैं इमोशनली जुड़ता हूँ। मैं वो जो पेन मैं इस्तेमाल करता हूँ उससे मुझे प्यार होता है। वो जो मेरी डायरी होती है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से हमने ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है तो चाहे मेरा खुद की मेरी पर्सनैलिटी है या मेरा खुद का एक्सपोजर है, वो दैट इज मोर देन 90% ड्यू टू दिस डिपार्टमेंट। हम कहाँ बैठते हैं, हम क्या करते हैं, पब्लिक हमसे खुश होती है कि नाराज होती है, ये सारी चीजें मेरे डिपार्टमेंट को रिफ्लेक्ट करती हैं जो कुछ मैं करता हूँ। जब मेरा विभाग मेरे को वो फैसिलिटी देता है, मेरे को पैसा देता है मेरी जिंदगी जीने के लिए, मेरे परिवार को पालने के लिए, मेरे घर रहने के लिए घर मैंने उस विभाग के पैसे से बनाया है, मैंने चलने के लिए जो गाड़ी मेरे पास है वो उस विभाग से आई है, और मुझे 60 साल तक कम से कम इस डिपार्टमेंट में काम करना है। तो मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी का 80% इस विभाग की वजह से है, तो क्यों ना मैं उसके लिए काम करूं। उसने मेरी जिंदगी बनाई, मुझे एक नाम दिया, शोहरत दी, पैसा दिया, मेरे को रहने के लिए घर दिया, मुझे बच्चों को पालने के लिए पैसा दिया, और उससे मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना मैं उसके लिए कुछ करूं। मैं सिर्फ ये समझता हूं कि इस विभाग ने मुझे जो कुछ दिया है उसका अगर मैं 5 से 10 से 15% वापस कर सकूं तो मैं बहुत लकी अपने आप को समझूंगा। इसके बाद कोई और सवाल आपके पास हो तो प्लीज। नहीं, धन्यवाद करकेती साहब। और मुझे ऐसा लगता है कि जो है जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा था कि सक्सेस कैसे आती है और रिस्पेक्ट कैसे मिलती है लोगों को,
चाहे वो अपने विभाग में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो। आप शायद इस सोच को बहुत बचपन से ही, जहां आपकी 8th क्लास में जब आपको रिस्पेक्ट मिली, आप उसको खोना नहीं चाहते थे, इसलिए आप उस पर तत्पर रहे। और उसके बाद आगे भी जब आप विभाग में गए तो आपने उसको अपना विभाग समझ के और अपनी रेपुटेशन बनाई वहाँ पे, और इस वजह से सारे काम वो करते रहे, क्योंकि एक अंदर का कंपस आपको शायद उधर पॉइंट कर रहा था। बहुत बढ़िया और बहुत इंस्पिरेशनल है। मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स इन सब बातों से कुछ ज़रूर गहरे विचार कर रहे होंगे। आपके हम लोगों ने बहुत वीडियोस देखे हैं ऑफ लेट, आपने बनाए हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, क्योंकि आप एक बहुत चीफ इंजीनियर, एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ओहदा है, उसमें आपको समय भी कम मिलता होगा, बट उतने सारे एपिसोड्स उनको बनाना और उनको खुद शूट करके उसको लोड करना, इसके पीछे सोच क्या थी और आप कैसे करते हैं? देखिए सर, अगर आप कुछ भी अच्छा करते हैं तो आप हमेशा चाहते हैं कि वो लोगों तक पहुंचे। मुझे लगता है कि मैं बचपन से जब कविताएं लिखता था, व्हेन आई वाज ऑफ द एज 8 और 9 इयर्स, तो लोग मेरे को घेर लेते थे, मेरी क्लास के बच्चे, कि भाई तुम क्या नया लिख के लाए हो, बताओ। हालांकि वो इतना अच्छा कुछ नहीं होता था, लेकिन क्योंकि वो कविता थी तो ये माना जाता था कि भाई बहुत महान लोग ही कविता लिखते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा मोटिवेशन उससे मिलने लगा। मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने कविताएं लिखना सीखा भी। कुछ लोगों के पास गया, बड़े गुरुओं के पास गया, उनसे सीखा, और धीरे धीरे गजलें, कविताएं, ये सब बनने लगी। तो मेरी कुछ किताबें छपी, कुछ मेरी समीक्षाएं छपी, पत्र पत्रिकाओं में भी मेरी कविताएं और कहानियां और ये सब निकलने लगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। ये दौर था 80 और 90 का दौर, जिन दिनों पत्र पत्रिकाएं और किताबें ये बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। मतलब प्रिंट मीडिया का ही जमाना था, और प्रिंट मीडिया लोगों की बहुत बड़ी बड़ी पुस्तक मेले लगते थे, और एक एक शहर में कई कई दुकानें होती थी जहां साहित्यिक पुस्तकें मिलती थी, अपार्ट फ्रॉम दी बुक्स विच आर टेक्स्ट बुक्स ऑफ द स्कूल्स एटसेट्रा। तो वो टाइम मैंने देखा था, तो कुछ किताबें मेरी छपी, लेकिन विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या हुआ, एकदम से चेंज हुआ। और चेंज इस तरह का हुआ कि लोग प्रिंट मीडिया से टीवी की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आ गए। टीवी के बाद फिर जो इंटरनेट आ गया और मल्टी चैनल जो है टीवी भी हो गया, और आपके मोबाइल पे सब कुछ आ गया, तो लोगों ने किताबें पढ़ना बंद कर दिया, बहुत कम कर दिया। लोग कहते हैं कि नहीं, साहित्य एक ऐसी चीज है, हमेशा जिंदा रहेगी। मैं मानता हूं कि रामचरितमानस, गीता, कुरान हमेशा रहेंगे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उनको कितने लोग शिद्दत से पढ़ पाते हैं, कितने लोग आजकल बुक स्टॉल्स पे जाके किताबें खरीद के पढ़ते हैं, ये आप अंदाज लगा सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैंने एक दूसरा मीडिया ढूंढा। मैंने कहा जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही मुझे लोगों तक पहुंचना है, तो उसमें यूट्यूब चैनल से बढ़िया क्या हो सकता है। करके साहब, आपको जो मैं एक जो सवाल मेरे जहन में था कि गवर्नमेंट ऑफिसेस में हम लोगों को बहुत एग्जाम्पल्स नहीं मिलते जो जहाँ पे वो एम्प्लॉयज ओनरशिप लेके और अपनी खुद की जिम्मेदारी समझ के काम करते हैं। और मैंने बहुत सारे को देख के और फिर आपको जो समझ के मुझे लगा कि ऐसी क्या थॉट प्रोसेसेस हैं आपके, क्या विचार होते हैं जब आप वो जिम्मेदारी लेके उन कामों को या उन बाधाओं को हटाते हैं जिससे कि डिपार्टमेंट का काम आगे बढ़ता है। जैसे आपने पिछले आंसर में बताया कि आपने बताया कि 365 दिन एक भी ब्रेकडाउन नहीं, बहुत अनकॉमन चीज है। इसके पीछे सोच क्या है, किस तरह से आप अपने काम को लेते हैं एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एंड व्हिच इज सच ए यूनिक एक्सेप्शन। पालीवाल जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, व्हाट इज माय मोटिवेशन टू वर्क लाइक दिस। अब अगर हम अपनी माइथोलॉजी को देखें तो हम लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं, और हमारी माइथोलॉजी हमको कहीं ना कहीं ये बताती है
कि ऑल्दो नथिंग इज योर्स और सारा जगत मिथ्या है, और फिर भी हम लोग उसको दिल से उसके साथ जुड़ते हैं, सारे काम करते हैं। तो इसी का बिल्कुल एनालॉजी करते हुए मैंने ये देखा कि जिस डिपार्टमेंट ने हमको एक मौका दिया है पैसा कमाने का, नाम कमाने का, इज्जत कमाने का, कुछ करके दिखाने का, तो जब तक हम उसकी ओनरशिप नहीं लेंगे तो हम अच्छा कैसे कर पाएंगे। तो काम हम करते हैं उससे मेरा अपनापन नहीं होगा तो मैं उसको अच्छे से कैसे कर पाऊंगा। तो जो बच्चे हमारे घर में हैं, जो पत्नी हमारे पास है, जो माँ बाप हमारे रहे हैं, वो लोग भी कहाँ से कनेक्टेड थे, वो ना कहीं से हमसे जुड़े। ईश्वर ने कहीं से हमको उनके साथ जुड़ाव पैदा किया, हमारे को उनके घर में पैदा किया, फिर उन बच्चों को हमारे घर में पैदा किया, तो हम सब जुड़ गए और एक दूसरे के लिए इमोशन रखने लगे, एक दूसरे से रिलेशनशिप महसूस करने लगे और काम करने लगे। ठीक उसी तरह से डिपार्टमेंट भी हमको इसी तरह मिला है, और इससे अगर हम इससे अच्छा काम करते हैं तो हमारे समाज को बहुत कुछ मिलता है, हमारी आने वाली जनरेशन को बहुत कुछ मिलता है, और हमारे प्रेजेंट में भी जो लोग हैं उनको बहुत कुछ मिल रहा है, और हमको उसकी संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने कुछ किया। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं मैं उनको अपने परिवार का सदस्य समझता हूँ, उनको जितना हेल्प करना होता है मैं हेल्प कर देता हूँ, उनको जितना मोटिवेट करना होता है मैं मोटिवेट करता हूँ, और उसके रिजल्ट मुझे दिखाई देते हैं कि मैं चाहे अपने ऑफिस में रहूं या ना रहूं, मैं ऑफिस में देर से जाऊं, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊं, मैं किसी और काम के लिए चला जाऊं, लेकिन मेरे काम को कोई सफर नहीं होता, मेरे काम कहीं पीछे नहीं होता, मेरे लोग मेरे पीछे भी वैसा ही काम करते हैं जैसा कि मेरे सामने रहते हुए करते हैं। और एक बात और मैं इसमें महसूस करता हूँ कि अगर आप अपने वर्क प्लेस पे अच्छा काम करते हैं तो इसकी प्रेरणा हमारी आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे भी लेते हैं, हमारे आसपास के लोग लेते हैं। तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति का किया हुआ अच्छा कार्य बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनता है। आप जो है वो काफी लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, आप अपने परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए और आपके डिपार्टमेंट में आप एक इंस्पिरेशन है, और ऐसे ही बनिए रहिए। और हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे प्रश्नों का आपने उत्तर दिया और हमें मौका दिया जानने का आपको और अपने आप को कि हम कहाँ बेहतर जिंदगी बिता सकते हैं। थैंक यू सो मच।